अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमार टाक में खुश आमदीद। और मैं बग़ैर कोई तमहीद बांधे मुतारिफ़ करा रहा हूँ। मेरे साथ हैं मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा, हुर्रियत रहनुमा है। और आज का ये इंटरव्यू बहुत ख़ास है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप तक अभी तक नहीं पहुँच सकी, वो सब जानेंगे मिशाल मलिक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बिल्कुल ही एक आम सा सवाल है जो यकीनन आपको सामने देखकर किसी भी सहाफ़ी के जहन में आ जाएगा। पाकिस्तान, कश्मीर और अक़वाम आलम, इस वक्त पाकिस्तान का स्टांस कश्मीर के लिए, अक़वाम आलम की तवज्जो कश्मीर की तरफ और कश्मीर की सूरत हाल, क्या देखती हैं आप? देखें, ये क्योंकि सबसे पुराना मसला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। अगर हम यूएन की भी हिस्ट्री में जाएं तो पहले वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई, काउंसिल ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस, सब फेल हो गई। तो फिर दुनिया को एक थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो उसके अंदर उस वक्त सबसे जो क्रॉनिक मसला था, वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा था पार्टीशन का 1947 के अंदर, वो कश्मीर का मसला था उसके बाद, जो कि पेंडिंग रह गया था। तो वो यूएन के एजेंडा में तब से है और इसमें ओवर अ डज़न रेजोल्यूशंस हैं। और उसके साथ साथ पैलेस्टाइन का भी मसला वहाँ पे क्रॉनिक रहा और अभी तक है। मगर उनके पास बेशक वहाँ पे इजरायली सेटलमेंट्स हो रही हैं, मगर उनको एक ऑब्ज़र्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। उनका फ़्लैग भी वहाँ पे हैंग होता है जब फ्लैग सेरेमनीज़ होती हैं, और पैलेस्टीनियंस खुद आके अपने केस को एडवोकेट कर सकते हैं। मगर जहाँ तक कश्मीर का मसला है, क्योंकि ये वहाँ इज़राइल है, यहाँ पे हिंदुस्तान है, और दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जो आई बॉल टू आई बॉल हैं ओवर 7 डेकेड्स, और बहुत सी जंगें भी लड़ी हैं, बहुत सी प्रॉक्सीज़ भी इसमें हुई हैं, बहुत से इनोसेंट लोगों की जानें भी गई हैं। मगर वो जो मसला है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको सीज़ फायर लाइन डिक्लेयर किया गया था, उसकी हर वक्त अनप्रोवोक्ड फायरिंग शेलिंग होती है और उसको ब्रेक किया जाता है। और वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उस पार भी इस पार भी उनके घरों को महफूज नहीं है, छतें नहीं हैं, वहाँ पे हर रोज़ मातम हो रहा होता है। और व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मैं आपको इन ए नटशेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑडियंस को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल कनेक्शन between Pakistan, Kashmir, the UN and India. So India, Pakistan are main parties of this dispute, and Kashmiris are the principal party, and the fourth party happens to be the UN. और ये एक तासुर जो दुनिया में फैलाया गया है हिंदुस्तान की तरफ से या उन लोगों की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान में हों या दुनिया भर में हों, जो इनडायरेक्टली अप्रेसर्स को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली इंडियंस को, जो वहाँ पे उनका 70 साल से कब्ज़ा है, कि ये एक ऐसा मसला है जो कभी हल नहीं हो सकता। मगर ये उनकी, और यूएन क्या कर लेगा। मगर मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जितनी करारदादें हैं, इनमें से एक भी नलिफाई नहीं हो सकती। अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें, वो सिर्फ तभी नलिफाई हो सकती हैं व्हेन इंडिया, पाकिस्तान, द यूएन एंड द कश्मीरीज जॉइंटली दे गिव अप देयर राइट्स इकट्ठे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर एक पार्टी गिव अप करेगी या इसको ओवरलुक करेगी रेजोल्यूशंस को, जिसमें इंडिया का नंबर 1 नाम आता है, जो इनको मानते ही नहीं है सो कॉल्ड, शिमला के बाद तो और भी ज़्यादा वो बिलीव करते हैं बायलैटरलिज्म में, वो भी एक अटर फेलियर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को फोकस करना इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने, और इस पॉइंट को दुनिया के सामने एडवोकेट करना कि ये नलिफाइड नहीं है, इनके ऊपर कोई टाइम बार नहीं है इन करारदादों के ऊपर, एंड द ओनली सेन सोल्यूशन in this so-called civilized world is that give them that right, which is the right of every human being on this planet. सबसे पहला और fundamental right freedom का है, और that is the key point that connects us with the UN, India, Pakistan and the Kashmiris. The point is freedom. बिल्कुल ठीक। मुझे आप ये बताइए, आप भी माजी के झरोखों में एक दफ़ा झांकिए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की उस तकरीर की बाज़गश्त को सुनिए जो उन्होंने यूएन में कही। उनके मंदरजात कश्मीर से मुताल्लिक़ और उनका
बहुत ही उसको हम अगर इस तरह कहें ठोक बजा कर कह देना कश्मीर के बारे में जो उन्होंने कहा, आप तक उस आवाज़ का क्या मिजाज रहा? आपने जब उसको सुना तो आपने क्या महसूस किया? क्या वो एक एक मजबूत आवाज़ थी जो उस ऐवान में गूंजी? देखिए, उनकी जो पहली स्पीच थी बड़ी पैशनेट स्पीच थी यूएन के अंदर। उन्होंने अपने दिल से बात की थी और जेन्युइनली अगर कोई इंसान हो जब वो देखे एक पूरी कौम की नस्ल कुशी का सिग्नेचर जब साइन कर दे हिंदुस्तान की सरकार, यूनिलैटरल एक डिसीजन ले ले जिसके तहत वो सारी कौम को अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दे या उनके ख़िलाफ़ एक किलिंग स्प्री शुरू कर दे और वहाँ पे ऑक्यूपेशनल लोगों को सेटल कर दे और सेटलर्स बना दे, तो डेफिनेटली ऐसा ही रिएक्शन होता है. बट आई एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, बिकॉज सिंस आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, I like to research on conflict management and peace agreements around the world. और उसके अंदर मैं समझती हूँ कि डिमांड्स होती हैं हमारी. जब हम यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं नॉक कर रहे होते कि भी एक हम इंडियंस नहीं हैं या हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. एक पूरी की पूरी एक साइंस है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, या जिस तरह काउंटर टेररिज्म की है, काउंटर इंसर्जेंसी की पूरी एक डायनामिक्स हैं, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की भी हैं. और स्पेशली इस तरह की क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स हो जाएं जिसके अंदर बहुत सी कमिटीज़ हैं, रैपटोज़ हैं, वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ऊपर, राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सी राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स. फिर उसके साथ साथ अंडर जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4 के कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ जो हैं वहाँ पे यू कैन नॉट चेंज द डेमोग्राफी, इट्स इलीगल. तो वो स्पीच उनकी ऑन द होल एक बड़ी अच्छी स्पीच थी, मगर मैं समझती हूँ कि इफ़ यू आस्क मी व्हेन आई वुड लुक एट इट फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एंगल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो आई बिलीव जो उनकी सेकंड स्पीच आई है, बेशक वो कोविड में आई है, उसके अंदर उन्होंने डिमांड्स की हैं यूएन से. क्योंकि यूएन के पास जाके और सिर्फ उनको ये कहना कि आप बात नहीं मान रहे हमारी, या आप सुन नहीं रहे, आप देख नहीं रहे जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, इंसानियत पे या कश्मीरियों पे, एक हिटलर है मोदी इस एरा का. मगर उसके साथ साथ उन्होंने इस दफ़ा फोर्थ जनीवा कन्वेंशन की भी बात की है, उन्होंने एथनिक क्लेंजिंग की बात की है. ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा केस सिक्योरिटी काउंसिल में वन स्टेप फर्दर ले जाते हैं, जो कि आप भी बहुत से आपकी तरह जो बड़े ही सीजनड सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से क्वेश्चंस होते हैं कि ये एक्ट तो इंडिया ने कर लिया, अब 5 अगस्त को 2019 को, अब एक साल के बाद अब दूसरा साल चढ़ गया है. नाउ व्हाट, हाउ विल वी रिस्पॉन्ड टू दिस लॉफेयर which is the latest form of war in the world, is lawfare. तो hybrid wars भी होती हैं, but this is through a legal action. They have ordered genocide against us. तो उस action को counter करने के लिए we need legal replies in the ICJ, International Criminal Court, in the Security Council. Our demands should be there. They should be filed, our petitions. तो उसके ऊपर जो काम होना है वो भी बाकी है. अच्छा, यहाँ पे यकीनन ये सवाल पैदा होता है, इससे पहले कि मैं आपसे ख़ारजा पॉलिसी की बात करूँ, मुझे ये बताइए, आप यकीनन आप जायज़ा रखती हैं इसका, कहाँ है अपोजिशन भारत में? बीजेपी अक्सरियत में है, ठीक है, बिल पे बिल आ रहे हैं, अभी एक ज़राई कवानीन वाले मसाइल उनके चल रहे हैं, एहतजाज है 24 दिनों से चल रहा है, 25 हलाकतें हो चुकी हैं. इस एहतजाज के पस मंज़र में कांग्रेस क्या कर रही है? अपोजिशन कहाँ है? क्या वो सिर्फ बयानबाजी है, या आप देख रही हैं कि मुस्तकबिल में या कोई वहाँ पर कोई अमली कदम की जाने पड़ेगा? देखिए, बड़ी बदकिस्मती हुई है वहाँ पे कि कांग्रेस का वो लीडरशिप का बहुत बड़ा वैक्यूम है उनके पास, या जो बहुत से जेन्युइन वहाँ पे सेकंड ईयर लीडरशिप है या फर्स्ट ईयर, उनको आगे नहीं आया जाता. वहाँ पे भी मोनार्की का एक सिस्टम है कि आप गांधी फैमिली के हैं तो तभी आप लीड कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ सॉरी टू से सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा विरसा है कि हम लोग अभी तक उसमें से नहीं निकले हैं. बेशक हमने सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज़, हम वारिस को ढूंढ रहे होते हैं अपने जो लीडर्स, चाहे वो फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, कि वही आके उनके पास ही वो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम लोग तो बस उनकी रियाया हैं या हम उनके फॉलोअर्स हैं.
तो ये थिंकिंग से जब तक नहीं निकलते तो डेफिनेटली वहाँ लीडरशिप का वैक्यूम भी आता है, रिस्क टेकर भी नहीं होते, वो विगर और वो पैशन भी नहीं होता कि हमने कोई बहुत बड़ा चेंज लाना है। तो वहाँ जो कुछ हिंदुस्तान में 70 साल से हो रहा है, और ये कश्मीरी लीडरशिप ने बहुत दफ़ा इनको वार्न किया था कि आप हमारे मैटर के ऊपर जो जुल्म हम पर हो रहा है और जो वहाँ की इंडिया की माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो दलित्स हैं, अगर आप कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो मेजॉरिटी हिंदुत्व की जो माइंडसेट और हिंदुत्व स्पेशली, नॉट हिंदुइज़म, एवरी रिलीजन इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, तो इस तरह की ही माइंडसेट ने आकर आपको कल को कॉर्नर करना है और आपको ग्रो नहीं करने देना। आज तक वहाँ क्यों एक न्यू जिन्ना वाज नॉट बॉर्न देयर? ऐसी बात नहीं है कि कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ भी बड़े बड़े लायक लोग, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, मगर उनको आगे आने नहीं दिया जाता। सिर्फ शोबिस की हद तक वहाँ पे मुसलमानों को स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ये उनकी स्टेट पॉलिसी रही है कि हमने किसी मुसलमान को आउटशाइन करने नहीं देना टू दैट लेवल कि वो हम लोग ही उसके सामने जो है हम लोग छोटे पड़ जाएं। तो ये उनकी स्टेट पॉलिसी रही है, और कांग्रेस के पास ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि सो कॉल्ड जो एक सेक्युलर फैब्रिक थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये बहुत बड़ी पूरी कंट्री में नेशन वाइड कैंपेन कर सकते थे। आर्टिकल 370 पे अगर ये खड़े हो जाते तो मैं समझती, अगर किसी भी, क्योंकि स्टार्टिंग तो 370 पे हुआ है, फिर एंटी माइनॉरिटी बिल्स कैब के पास हुए हैं, फिर उसके बाद अब ये एंटी फार्मर बिल्स हैं, तो बेशक वो थम्पिंग मेजॉरिटी में है, मगर सड़कों पे जिस तरह की वहाँ का कल्चर है डेमोक्रेसी का, जिस तरह वहाँ पे धरने दिए जाते हैं, प्रोटेस्ट की जाती हैं, लोग तो वहाँ बहुत तंग हैं, मगर उनको जो मोबिलाइजिंग पावर है वहाँ पे वो इतनी वीक है। मगर मैं अब देख रही हूँ कि हम एक मुकम्मल तौर पे जनवरी में भी ऐसा शुरू हो गया था, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया के बाहर जो कुछ हुआ, वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो कुछ जलाए गए उनकी बस्तियाँ, घर वग़ैरह, फिर उसके बाद जो पता नहीं कितने मिलियन थे, 0.2 मिलियन को स्टेटलेस कर दिया गया बांग्लादेशीज़ को। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे काला पानी को अपने मैप में इन्होंने डाल दिया जो नेपाल का हिस्सा था। इस तरह इन्होंने नेबरहुड में भी बड़ा तंग किया। तो ये मिज़ोरम के अंदर, खालिस्तान के अंदर, नागालैंड, तमिलनाडु, तो ये सारा माहौल ऐसा बन गया था कोरोना से कुछ अर्सा पहले, मार्च में लॉकडाउन हुआ है, कि उस वक्त तो मुकम्मल सिविल वॉर की तरफ ये मामला चला गया था, और अब फिर किसी ना किसी तरीके में वापस आ गया है। 96,000 ट्रैक्टर्स को वहाँ लाना और लाखों की तादाद में लोगों का दिल्ली का घेराव करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर इसको कांग्रेस ने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया कि ये पल्स है लोगों की, माइनॉरिटीज़ की, आवाम की, जो और बहुत से हिंदू वहाँ ऐसे हैं जो कि हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी में नहीं बिलीव करते, फैसिज़म की। और जो एक और बहुत खौफनाक बात है कि ये जो सरकार जो आई है दूसरी दफ़ा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, जो कि बिल्स आसानी से पास कर देती है, मगर ये एक आरएसएस की सरकार है। आरएसएस ही इस वक्त हिंदुस्तान की स्टेट को, उनकी इंटेलिजेंसिया को, उनकी आईबी को, उनकी रॉ को, हर चीज़ को वही जो है डील कर रही है। ऊपर से ये तो आगे एक फेस है, पीछे तो असल जो फोर्स है वो तो किंग मेकर्स वही हैं, इस वक्त भी वही, उन्हीं के हाथों में सारी कमांड है। अच्छा, ये जो तहरीक इस वक्त जन्म ले चुकी है, इसको मैं तहरीक कहूँ, आग कहूँ, जो मुसलसल भड़के जा रही है, आप इसको किस तरह देख रही हैं? इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? मतलब एक जो उनके बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी सुन्नत बाबा राम, ख़ुदकुशी करते हैं, फिर वो अपनी जो वसीयत है, जिसको हम वसीयत कहेंगे, वो उसमें वो इस गवर्नमेंट को पापी गवर्नमेंट कह रहे हैं, और अभी वो डटे हुए हैं। तो इसका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? ये आग कितनी भड़क सकती है, कितनी फैल सकती है, और इस आग की लपेट में कौन कौन आ सकता है? देखिए, आग भड़क रही है और भड़कती रहेगी, क्योंकि इसको बुझाने वाला कोई भी नहीं आएगा। और ये बहुत ही खौफनाक हद तक जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी इस वक्त कंप्लीट लीडरशिप का वैक्यूम है। कोई इतना बड़ा रिस्क लेके मोदी के सामने खड़ा एज अ नेशनल लीडर नहीं सामने उभर कर आ रहा। और मोदी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके साथ योगी है, उसके पीछे आरएसएस की पूरी सरकार है, उनका एक डाई हार्ड बचपन का वो फॉलोअर है। और वहाँ पे जब तक कि कांग्रेस या कोई और, बट अल्लाह नोज़ बेटर, बट मैं जो देख रही हूँ कि कमिंग ईयर्स हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा टूट फूट के हैं। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ इन कारमा कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड,
कि जो इन्होंने इतने साल, इतने डेकेड्स इन्होंने एक चुप रखी, और जो जुल्म मकबूजा जम्मू कश्मीर में होता रहा और ये लोग बाहर नहीं निकले, हालांकि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपल्स राइट्स की बात करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों की रोज़ की हाय, रोज़ की सिसकियाँ, रोज़ उन पे जो जुल्म होता था, और ये आज़ादी की सांस में सारा मुल्क गुजारा था। तो इनको खड़े होना चाहिए था हक और सच पे, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान की स्टेट को कोई खड़ा नहीं हुआ रोकने के लिए। हालांकि कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है, वहाँ की जो आवाम थी वो चुप करके या उनकी लीडरशिप्स के पीछे छुप करके बैठी रही, तो उन्होंने कोई नहीं इसको कंडेम किया। तो आज आप देख लें कि इनके अपने ऊपर क्या क्या हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों पे, सिखों के ऊपर, क्रिश्चियंस की फोर्स्ड कन्वर्जन। और ये वही आरएसएस है जो कि ओवर डेकेड्स अगर हम देखें, दे हैव बिन इन्वॉल्व्ड इन वेरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मेका बॉम्बिंग्स, चर्चेस पे ब्लास्ट करना, गांव जलाना, दलित्स को ऑस्ट्रसाइज करना, सिखों के साथ जो जुल्म करना। तो ये हर डेकेड बाद बढ़ते ही गया इनकी थिंकिंग थी। और ये वही आरएसएस जिसने 1947 के अंदर जम्मू में 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया, स्लॉटर किया, बेहेड किया, और 70 साल के बाद अब वही प्लान जो उन्होंने जम्मू में किया था अब वो कश्मीर में कर रहे हैं। एंड डू यू थिंक कि वो इंडिया में नहीं करेंगे माइनॉरिटीज़ के साथ? और उन हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो मॉडरेशन की बात करते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की बात करें, और उसके साथ साथ रीजन के अंदर भी जो उनकी इंटॉलरेंस है, एंड दे बिलीव इन द नैरेटिव एंड दे बिलीव इट विद ऑल कन्विक्शन इन हिंदुत्व एंड अखंड भारत, कि पूरा खिता दिस इज़ फॉर देयर डोमिनेंस एंड दे हैव टू रूल इट, चाहे उसमें कोई भी यहाँ पर आ जाए। तो ये नहीं है कि वो ऐसे ही कोई बढ़के मार रहे, दे बिलीव। और ये बहुत और भी खौफनाक बात है कि न्यूक्लियर कमांड्स इंडिया की इज़ इन द हैंड्स ऑफ लिटरली साइकोपैथ्स राइट नाउ विद अ टेररिस्ट माइंडसेट एंड अ ह्यूज फॉलोइंग एंड अ ह्यूज रिसोर्स सिस्टम एंड अ ह्यूज फोर्स on ground manpower that they have, which is fully equipped, fully trained, and is involved openly in terrorist activities. अच्छा, अब ये आप क्या महसूस करती हैं? आवाज़ इस तरह भी उठती है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत बहुत आगे हैं हमसे। पाकिस्तान की बात करते हैं, आवाज़ें हैं। मैं एक सहाफ़ी होने के नाते दरमियान में खड़ा हूँ, आप पे छोड़ूंगा सवाल। आप क्या समझती हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, हम एग्रेसिव स्टेप ले रहे हैं या हम बैक स्टेप जा रहे हैं, या हमें मज़ीद एग्रेसिव स्टेप्स लेने हैं, हमें कुछ हमारी टोन बदलनी चाहिए या कोई और अंदाज़ हमें सामने लाना चाहिए? आप क्या समझती हैं? अभी पिछले दिनों हमने डोज़ियर दुनिया के सामने रख दिए और बड़ी वाज़ेह आवाज़ में हमने दुनिया को बताया कि भारत एक दहशतगर्द है। दुनिया भी मानती है, आर्टिकल्स हैं, अखबारें चीख कर कह रही हैं कि भारत दहशतगर्द है। क्या ये काफ़ी है या मज़ीद कुछ कहना बाकी है? We need a continuous campaign internationally, a very rigorous one, and जिसके अंदर हम लोगों को, जो मैं टाइटल अमानुल्लाह खान साहब जो फौत हो गए हैं, JKLF के जो फोर फादर या फाउंडर आप उनको कह दें, अलॉन्ग विद मिस्टर मकबूल भट्ट शहीद, तो उनकी जो आखिरी बुक थी उसका जो टाइटल है, कश्मीर पे थी डेफिनेटली उनकी, मगर उसका जो टाइटल था वो जहाद मुसलसल था। वो टाइटल इतना पावरफुल है, अगर वैसे भी अगर लाइफ में अगर कोई गोल हो इंसान के पास, और अगर उस गोल को अचीव करने के लिए अगर वो कुछ दिन तेज़ हो जाए, कुछ दिन वो सो जाए, तो कभी टाइड्स अप हैं, कभी लो हैं, तो उस तरह गोल्स अचीव नहीं होते। अगर आप एक रेस में भी हैं, एक गेम चल रही है, और कभी आपका स्कूटर स्लो है, कभी आपका तेज़ हो जाता है, तो इस तरह तो आप जीत नहीं सकते बाजी। तो इसके अंदर जब तक ये एक कम से कम 5 से 10 साल की एक पॉलिसी नहीं आती पाकिस्तान की तरफ से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कश्मीरी इनपुट हो, कश्मीरी एक्सपर्ट्स का, या जो लोग पाकिस्तानी भी हों या जिनके पास इसके ऊपर नॉलेज हो या स्किल्स हों टू एडवोकेट इट, और कमिटमेंट हो। सबसे बढ़ के मैं समझती हूँ कि कमिटमेंट होती है, और उसके साथ साथ बीइंग एलोक्वेंट इन स्पीकिंग टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, एक उसकी इंटरनेशनली ग्रूमिंग होती है, बिकॉज कश्मीर इज़ नॉट अ लोकल इशू कि आपने किसी से स्पीच लिखवाई उर्दू के अंदर, उसका रट्टा लगाया शीशे के सामने, और फिर लोगों के जज्बात आपने जलसे में जाके आपने उनके उभारे। आप बाहर की दुनिया में जब जाते हैं
तो कोई आपकी ये नॉनसेंस नहीं लेता, आपसे बड़े सीरियस क्वेश्चंस होते हैं, आपने पूरी उन रेजोल्यूशंस को स्टडी करना होता है, आपने लूप होल्स को देखना होता है कि कहाँ इंडिया ने अपने आप को ICJ में प्रोटेक्ट किया हुआ है और इवन ICC में प्रोटेक्ट किया है बहुत सी जगहों पे, और कहाँ का मशरूम ग्रोथ है इंडियंस की इन वेरियस थिंक टैंक्स ऑफ कैपिटल हिल, अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, in various Ivy League universities. Professors are heading them. I'm not saying that they are following the steps of Modi, but they are very, very pro-India and they're very proud of being Indians. Whereas जो पाकिस्तानीज़ हमारे बाहर के मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक which is linked to your question is कि our diaspora जो पाकिस्तानी है और कश्मीरी diaspora है, when you compare that with the Indian diaspora, they are not divided in political parties. अच्छा, वो कांग्रेस के नहीं है, वो बीजेपी के नहीं है, वो किसी और पार्टी के नहीं है वहाँ पे लोग। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में इस तरह जो बहुत लाखों की तादाद में गाड़ियाँ निकली हैं ब्रिजेस में अगेंस्ट दिस एंटी फार्मिंग बिल जो इंडिया, मगर जो इनके ईयर्स डेकेड्स गुजरे हैं वो कभी ये नहीं होते थे कि वो अपनी पॉलिटिक्स को बाहर के मुल्कों में डर्टी लॉन्ड्री को या एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोनिया गांधी हो या मोदी हो या कोई भी हो, वाजपेयी साहब हो, तो ये इस तरह का फ्लॉज हमारी तरफ से हमेशा से रहे हैं कि हम लोगों ने बाहर के मुल्कों में जाके अपनी लीडरशिप्स को दोनों साइड बदनाम किया है। जब आवाम ही बाहर के मुल्कों की इतनी स्कैटर्ड हो जाती है तो उनका फिर नेशनल इश्यूज़ पे अगर कोई एक सेगमेंट निकल कर उभर रहा है तो दूसरा उसकी लेग पुलिंग कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बहुत वर्क करना चाहिए, और यहाँ की हमारे मुल्क की नेशनल लीडरशिप को, क्योंकि हम जब बाहर के मुल्कों में बेशक हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट हैं, मगर जब तक कि हमारे अंदर वो नेशनलिज्म बाहर के मुल्कों, क्योंकि कश्मीर इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल इशू एंड इंडियंस गो अब्रॉड, और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, बहुत से यूथ एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं ऑन स्कॉलरशिप्स बाय द इंडियन स्टेट, एंड हाई पावर्ड डेलीगेशंस फ्रॉम इंडिया गो ऑलमोस्ट लाइक दे गो एवरी ईयर, मिनिमम 16 डेलीगेशंस के टूर्स होते हैं जिसमें वो हाई पावर्ड होती हैं, फुली उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और वो अपना झूठा नैरेटिव कश्मीर के ऊपर जाके दुनिया के टॉप मालिक के अंदर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ करते हैं, फॉरेन कमेटीज़ में वो काम कर रहे हैं अपने झूठे प्रोपेगेंडा के भी, मगर उनका कहते हैं ना झूठ इतना बोलते जाओ कि वो सच ही बन जाए। मगर ये तो सच है, सच तो इतना पावरफुल होता है कि चाहे आप उसको 2 दफ़ा कहें 3 दफ़ा कहें, उसका इम्पैक्ट इट गोज़ स्ट्रेट इनटू योर सोल। मगर कौन कर रहा है? साल में क्या आपने सिर्फ एक ही दफ़ा रिमाइंड करना है या 2 दफ़ा करना है? अब ये डोसियर आ गया है, इसके लिए एक ग्लोबल कैंपेन कब चलेगी? इंटरनेशनल जितने भी चैनल्स हैं बाहर के टॉप के चैनल्स, चाहे वो अल जज़ीरा हो, फॉक्स हो, BBC हो, CNN हो, दुनिया के जो मीडिया है, क्या उनके ऊपर ये दिखाया जाएगा डोसियर चाहे कैंपेन हो रही है? और इसके अंदर बहुत मेन रोल है मीडिया का। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो लोकल मीडिया का जो अलायंस है या जो लिंक है, उसको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट को, क्योंकि जब तक कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, जिस तरह इंडिया ने एक कैंपेन, अब मैं नहीं कह रही कि ओवरनाइट हम इंडियंस की तरह हम कर सकेंगे, क्योंकि दे आर एवरीवेयर, देयर इन ट्विटर, देयर इन फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया गूगल में, देयर एवरीवेयर, मगर कहीं ना कहीं से हम शुरुआत तो करें ना। अच्छा, फिर तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो 5 अगस्त के बाद हमने एक बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हमने सामने आए, हमने आवाज़ उठाई, घड़ियाँ, कर्फ्यू वो वगैरह, अब आपको दिखता है? मुझे तो देखिए, सबसे पहला एतराज़ सिर्फ जो मेजर एतराज़ है इस 5 अगस्त के बाद, वो मुझे ये नहीं है जो कि कैंपेन जो कि आपस में चलती है गवर्नमेंट ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन कहती है जी धोखा दे दिया, ट्रंप ने सौदा कर दिया, एक बहुत बड़ा एक फीलर चलता है। मैं उनकी भी बात को मानती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पिछले जो 5 साल थे जिसमें इलेक्शन कैंपेन हुई मोदी की, उसके अंदर भी यही था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम गंगा डैम, और भी इस तरह के जो थे जिसकी वजह से मैंडेट पे वो आए पिछले टेन्योर में। सेकेंड टाइम भी वो यही चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए। तो वर्ल्ड न्यू कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं मोदी के, और उन 5 सालों जो उसके पिछले रजीम में थे उसने गांव के गांव वहाँ खाली कराए।
उसने वहाँ पे, आपको याद होगा जब बुरहान शहीद हुआ था उस ज़माने में बहुत से इनकाउंटर्स हुए, उससे पहले भी जब मोदी आया है, मतलब वो कुछ जो साल थे तो बहुत शहादतें हुई, मगर वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस का वर्ड, कासो का ऑपरेशन का हर वक्त वर्ड आता था इनके चैनल्स पे, इनकी प्रेस रिलीज़ के अंदर। उसका बेसिकली यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे हम एक्सक्यूज़ दें कि मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे, तो इंडियन आर्मी ने अंदर वहाँ घुसना है और वहाँ जाके गाँव के सर्च ऑपरेशंस करके लोगों को निकालना है, गाँव खाली कराने हैं, क्योंकि उनको टेररिज्म का सो कॉल्ड ख़तरा है। तो इस तरह की कैंपेन उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग की, और उसी दौर में ही यासीन साहब और गिलानी साहब ने और मीर भाई साहब ने जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बना दी थी कि हमने इस डेमोग्राफी के चेंजेस को चैलेंज करना है एंड वी आर यूनाइटेड फ्रंट। तो वो भी उस ज़माने में बहुत इंडिया को इरिटेट किया इस यूनिटी ने, और फिर सैनिक कॉलोनीज़ का ऐलान किया हिंदुस्तान ने। तो एक तो वो बात मैं नहीं मानती हूँ कि कोई सौदा, क्योंकि वो पहले से उसने तय किया होता है और वो जो बात करता है वो कर जाता है। दूसरा जो बात ये है कि इस वक्त जो इस रिजीम को सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब ये आए हैं उसके कुछ ही अरसे में 5 अगस्त हो गया, तो इन्होंने क्या प्लान बनाया था इसको इंटरनेशनलाइज करने का। डोसियर्स इज़ अ वेरी गुड स्टेप, 2 दफ़ा बल्कि तीसरी दफ़ा UN की रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान के जो इक़दामात रहे हैं कश्मीर के अंदर, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने भी जो उसके अंदर आवाज़ उठाई है। मगर जब तक कि एक कम से कम 5 से 10 इयर्स का प्लान नहीं होगा टू एक्टिवेट द UN मैकेनिज़्म, क्योंकि देखें UN को भी आप कितना ब्लेम करेंगे, आपने 50 साल आपने बायलैटरलिज़म को इंडिया और पाकिस्तान ने दिए हैं, वी एक्सेप्टेड और नॉट, शिमला के बाद से लेकर अब तक। तो दुनिया के सामने, क्योंकि मैं बहुत से UN के लोगों को मिलती रहती हूँ और वहाँ पे एक इम्प्रेशन रहा है कि जी ये तो बायलैटरली इन्होंने हल करना है, क्योंकि इनकी इंडो पाक डायलॉग चलते रहते हैं, चाहे वो आगरा समिट, लाहौर अकॉर्ड, चाहे वो ताशकंद हो, बहुत पुरानी बात कोई शिमला हो, चाहे वो 4 पॉइंट्स हो जनरल मुशर्रफ के, चाहे कोई अमन के आश्रय, मतलब इन्होंने आपस में करना है। तो वो 50 साल फेलियर, अटर फेलियर, और थैंक्स टू मोदी इन अ सार्कास्टिक वे मैं कह रही हूँ कि उसने सबको टेयर कर दिया है। जो कि हम उससे पहले भी कह रहे थे जी इन्होंने तो धोखा देना, इन्होंने कभी भी इंडो पाक डायलॉग के अंदर इन्होंने कोई रिज़ल्ट क्या लाए, आप खुद बताएं। आपने सीरीज़ ऑफ ये कवर किए हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के, इनकी फॉरेन सेक्रेटरीज़ के कितनी हाइप होती थी, कितनी वहाँ से डेलीगेशन यहाँ आती थी, यहाँ वाले फिर किसी और मुल्क में मिल रहे हैं, फिर इंडिया में मिल रहे हैं, फिर उस पर डिबेट्स होती थी, कितना एनालिसिस किया जाता था। और मैं समझती हूँ कि कितना स्ट्रेन था सबके ऊपर और कितना वेस्ट ऑफ टाइम था कि इन्होंने हर दफ़ा धोखा ही दिया। तो अब कम से कम 5 to 10 ईयर्स तो ये सोली फोकस करें ना UN मैकेनिज़्म। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, आई वुड नेवर से समथिंग, I would never favor a war. I'm one of the biggest advocates of a peaceful solution. But the thing is that for how long can you beg for reconciliation? Now you need to get the bigger powers involved openly. और पहले भी जब भी डायलॉग हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपको भी आई एम श्योर इस चीज़ का इल्म होगा कि उसके पीछे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा था। और वो व्हेन कमिंग टू द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आप सवाल करेंगे उसमें भी मैं कुछ पास्ट की बातें भी शेयर करूंगी। मेरा सवाल है आपसे, हाउ यू आर नाउ थिंकिंग अबाउट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बाइडन, ट्रम्प के बारे में। अब ये बड़ा अहम है कि ट्रम्प कश्मीर के ऊपर बोल चुके हैं, बाइडन की आवाज़ अभी तक हमें नहीं आई कश्मीर के ऊपर। और मेरे ख्याल से जो अगर हम बात करें बाइडन की सोच की, तो बाइडन बहुत ज़्यादा कोरोना और अमेरिकन्स और उनकी बात कर रहे हैं, कश्मीर तो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दिया। आप क्या समझती हैं, जो इलेक्शन हो चुके, रिजल्ट्स आ चुके, बाइडन जो है रूल करने जा रहे हैं अमेरिका को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कमिंग ईयर? व्हेन यू गो बैक टू 2000 and 2001 बिफोर वाजपेयी केम टू पाकिस्तान, तो आपको ये याद होगा कि उस दौर के अंदर जो बिल क्लिंटन जब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बात की थी कश्मीर की और पैलेस्टाइन की। और उस ज़माने में बहुत एक्टिव था कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो उनके इलेक्शन कैंपेन्स में होता था। एंड आई नो सम ऑफ दोज पीपल पर्सनली एज वेल, डॉक्टर्स भी थे उसके अंदर बहुत से हमारे मुल्क के। तो वो बड़ा स्ट्रांगली कमिटेड था कि कश्मीर और पैलेस्टाइन का मसले के लिए हमने पीसफुल डायलॉग्स के रास्ते खोलने हैं।
और फिर व्हेन ही टुक ओथ उसके कुछ ही अरसे के बाद पैलेस्टीनियंस वाइट हाउस में आए थे। उनका डायलॉग शुरू हो गया था इज़राइल पैलेस्टाइन पीस पैक्ट, जिसको मिस्टर बॉन्डेवर्क ने स्पेयरहेड किया था, जो नॉर्वेजियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और नोबेल में भी उनका बड़ा एक रोल होता है, जो पाकिस्तान भी हमारे यहाँ भी आए थे। तो वो उनकी एक एक्सपर्टीज़ है पीस प्रोसेसेस में। उसमें श्रीलंकन्स के साथ भी उन्होंने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, बॉस्नियंस के अंदर उन्होंने बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था। तो बहुत एक अच्छी फ़ज़ा आई थी। और उसके बाद वो प्रेशर जो अमेरिकन्स ने इन्फ्लुएंस यूज़ किया था, तो यासीन साहब उस वक्त जोधपुर जेल में थे, तो वो अमेरिकन प्रेशर जो आया था उस वक्त की इंडियन रजीम के ऊपर, तो उनको रिलीज़ कराया गया था और उनको पहली दफ़ा अमेरिका भेजा गया था, जब उनके कान में रॉड डाल दिया था इन्होंने। तो वहाँ जाके उनके ऑपरेशंस हुए थे और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को वो मिले। लीज़ा कर्टिस भी थी और भी बहुत से लोग थे, स्टीफन कोहन भी एंड एवरीथिंग। वो दौर और अब जब जो बाइडन की भी इलेक्शन कैंपेन हुई है डेमोक्रेट्स की, उसके अंदर बिल क्लिंटन ने भी काफ़ी कैंपेन की है और उसके साथ साथ इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया था वो एक्शन ऑफ आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वहाँ पे जो कुछ हुआ है, एंड डिमांड किया था इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बहुत स्ट्रांगली कि रिलीज़ किया जाए सारे कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। उसके अंदर उन्होंने एक अपनी तरफ से बहुत ज़ोरदार तरीके से अपनी कैंपेन्स में किया था। और उससे पहले जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कुछ अर्सा पहले थे, बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी बहुत खुल के डेमोक्रेट्स के थे, बहुत स्ट्रांगली बात की थी। अभी वो उनका क्या आता है 100-day प्लान, वी विल ऑल नो व्हेन ही स्टार्ट्स कमिंग। ट्रंप का यहाँ तक था जो मैंने फ़ील किया है कि वो जैसे कि ही इज़ ऑलवेज़ बिन इन अ हरी। मुझे नहीं लगता कि उनका इतना नेचर पॉलिटिकल है, बिकॉज बिजनेस उन्होंने किया है ऑल हिज लाइफ, और बिजनेसमैन आर वेरी इम्पेशेंट। वो अपना माइनस प्लस लॉसेस का देखते हैं और किसी को थपकी दे दी और बस आगे निकले अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे। तो उनका मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी या पेशेंस नहीं था टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जिस तरह एक मैच्योर पॉलिटिशियंस होते हैं जिनकी एक इंटरनेशनल ग्रूमिंग उस तरह की जाती है, तो वो बस एज अ मीडिएटर उन्होंने अपने आप को ऑफर किया, बट ही हैड नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज ऑन वन साइड यू हैव मोदी एंड ऑन द अदर यू हैव इमरान खान। तो वो बहुत एक क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाला एक पूरा था, और इस तरह मीडिएशन होती भी नहीं है। बेशक हमने उसको वेलकम किया था, बिकॉज कश्मीर के ऊपर कोई भी वर्ल्ड लीडर अगर सामने आके हमारे हक में एक सेंटेंस भी बोलेगा, हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारी दुश्मनी इंडियन स्टेट की पॉलिसी से है, उनकी फोर्सेस से है, और हम उनको निकालना चाहते हैं, चाहे यूएन उस पर बोलेगा, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमें सपोर्ट अगर चाहे हल्का सा भी कर रहा हो कि हम उसको डिस्करेज करें। बट वी वुड वांट, क्योंकि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और इसका एक बहुत बड़ा परमानेंट 5 कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा रोल है, और इसके ऊपर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव गार्ड पीस इन द वर्ल्ड। तो अपना वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले करें। अब देखते हैं व्हाट ही डज़, बट आई एम होपफुल, क्योंकि जिस तरह का बर्नी सैंडर्स का एक पास्ट रिकॉर्ड है, ही इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, बट वी नीड टू एट द सेम टाइम इंगेज विद द चाइनीज़, विद द रशियंस, with UK and with France, with the permanent 5 countries and also with the G20 countries। उनके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो रीजनल पावर्स हैं, रीजन के जो नेबरहुड हैं, उनको भी इस दफ़ा, क्योंकि मुझसे बहुत दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम उम्मा के बारे में और भी सवालात किए जाते हैं, तो उस पर भी बात की जाती है, मगर जब तक आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली मोदी की पॉलिसी से कौन इफ़ेक्ट हो रहा है, नेबर नहीं होना है ना। अगर हम यहाँ शोर मचा रहे हैं, साथ वालों ने कहना जी रोज़ यहाँ शोर मचता है, तो उनको ज़्यादा उनकी ज़्यादा कंसर्न्स होंगी कि यहाँ पे शोर ना हो, अमन हो, लड़ाइयाँ ना हो, डाके ना पड़ रहे हो। नेबरहुड को ही होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए नेबरहुड के साथ भी। तो ये यकीनन ये काम खारजा पॉलिसी ही करेगी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिससे हमने आगे बढ़ना है, तो आप उस पर पहले कह चुकी हैं कि वो उतना विगरस नहीं है, हम उतना एग्रेसिव बिहेव नहीं करें टुवर्ड आवर फॉरेन पॉलिसी। We need to map it out. We need to have a strategy. They might be having a strategy and they are capable, but unless and until, I've told the foreign minister as well कि आपका foreign office के अंदर एक full fledged legal cell होना चाहिए। अभी भी 10 फरवरी को जब शाह साहब ने मुझे बुलाया था ह्यूमन राइट्स डे पे, मेरी मेन स्पीच थी वहाँ पे विमेन इन कश्मीर के ऊपर,
ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वहाँ भी मैंने उनको कहा था कि आप कब बनाएंगे, वी नीड डेस्परेटली नीड अ लीगल सेल अंडर द फॉरेन ऑफिस, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, क्योंकि ना आप लॉयर हैं, ना मैं लॉयर हूँ, ना कोई डिप्लोमेट लॉयर है। जिसकी जो फील्ड है, हम बेशक इसको पॉलिटिकली लीड कर रहे हैं और मैं हर वक्त रिसर्च करती हूँ, मगर जो जिसकी फील्ड है, जिस तरह आपकी मीडिया फील्ड है, आपको पता है कि आपने किस तरीके से कश्मीरियों का मैसेज दुनिया तक ऑब्जेक्टिवली उसको लेके जाना है, उसी तरह एक लॉयर अपने उस स्पेक्टिकल से देखेगा, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया ने किया है वो एक लॉ फेयर किया है। तो उसमें उन्होंने मुझे यही कहा है कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक अनाउंस करें और हमने आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, क्योंकि जब तक कश्मीरी फ्रंट पर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि मेरी शुरू से ये डिमांड है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो यहाँ मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं से, अभी तो खैर वो जेलों में हैं, मगर अगर आपको याद हो कुछ साल पहले भी मैंने ये बात की थी जब मौलाना साहब भी थे कश्मीर कमेटी के, और उसके बाद भी जब ये रिजीम भी आई है तब भी उस वक्त यासीन साहब रिलीज़ ही थे, तो उसके कुछ अर्से बाद जेल चले गए। तो मैंने इनको काफ़ी दफ़ा कहा है कि द हुर्रियत, द टॉप लीडरशिप ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर शुड बी हेडिंग द कश्मीर कमेटी, और उनके अंडर एक एडवाइजरी काउंसिल बनना चाहिए जो अलायंस हो पाकिस्तान की स्टेट के साथ, क्योंकि असल तो वो फ्रंट पर हैं, लड़ रहे वो हैं, तकलीफ़ें वो सह रहे हैं, तहरीक वो ज़िंदा रख रहे हैं, और उनकी आवाम की वो असल जो पल्स है उसकी आवाज़ है। खैर वो चीज़ अब वो लंबी जेल पर सारे चले गए हैं, उन पर बैन लग गया है, तो एटलीस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं या बाहर के मुल्कों में जो कश्मीरी बहुत एक्टिव हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उनकी एक कमिटमेंट है, उनको ऑन बोर्ड रखें एंड दे मस्ट हेड द कश्मीर कमेटी, या पॉलिसीज़ उनके साथ मिलके बनाई जाएँ, कश्मीर एनवॉयज़ आप नॉमिनेट करें। तो ये तो बड़े क्लियर कट मेरे ओपिनियंस हैं, चाहे कोई इसको किसी भी एंगल में ले ले। इवन कश्मीर कमेटी शुड बी हेडेड बाय अ कश्मीरी। आई रिस्पेक्ट शहरियार साहब अ लॉट, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट प्रिंसिपल की जहाँ बात होती है तो वही बात मैंने उनको भी कही कि भी आपको लाना पड़ेगा सामने, अगर आपने दुनिया के सामने जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो खुद डायरेक्ट अफेक्टी बोल रहा हो। डॉक्टर के पास आप जाएं और आपके साथ जो अटेंडेंट है वही बताता जाए, तो डॉक्टर तो नहीं समझ सकेगा ना कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। उस मैसेज में भी फ़र्क होगा, उस आवाज़ में भी फ़र्क होगा। आपसे बात हुई, पॉलिटिकल आपने बताया, मुझे यासीन साहब के बारे में बताइए। आपसे अच्छा यासीन साहब के बारे में हमें कौन बता सकता है? इस वक्त उनकी सेहत के बारे में बताइए, और आपकी बात कब हुई, क्या महसूस करती हैं यासीन साहब के बारे में? सेहत तो उनकी देखें बहुत ओवर दीज ईयर्स, जब से शादी हुई है तो मैंने उनको तकलीफ़ों में ही देखा है अमूमन। हालांकि उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उनके ऊपर फ़िज़िकल टॉर्चर कंपेयर टू दी अदर लीडरशिप बहुत ज़्यादा रहा है, और मैंने तो ख़ुद भी देखा है उनकी टांगों, हाथों पे, जिस्म पे, हर जगह निशानात हैं टॉर्चर के ओवर डेकेड्स, और आधी उनकी बॉडी पैरालाइज्ड है, आंख उनकी बंद नहीं हो सकती, मुंह भी आधा उनका, आपने अगर देखा होगा 5th स्टोरी से जब वो गिरे थे तो उनकी आधी बॉडी हो गई थी। फिर उनके कान का मसला है, उसमें रॉड डाल दिया था इन्होंने, तो एक कान से वो सुन नहीं सकते। फिर इनको ब्लड फूड पॉइजनिंग हो गई थी जेल में 90s में, बहुत ही ये छोटे थे उस वक्त, आई थिंक ही वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम। तो उसके बाद फिर उनका वैल्व जो था वो काम करना छोड़ दिया था उसने, तो इनको मेटालिक वैल्व लगा हुआ है, मतलब कि एक अंदर से आवाज़ आती है टिक 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 टिक, उस मेटालिक वैल्व की, और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं। फिर ओवर द डेकेड्स उनको किडनी इश्यूज़ हो गए, क्योंकि जेलों में उनको, यहाँ वाली जेल्स तो है नहीं गेस्ट हाउसेस वाली, वहाँ वाली जेल्स और हैं जिसके अंदर फ़िश नहीं मिलती, वहाँ पे आपको शीशों से भरा हुआ दाल मिलती है, या नलके का पानी दिया जाता है वो भी नाप के, जो कि कंटामिनेटेड वाटर होता है, और उसकी वजह से उनकी किडनीज़ के अंदर बहुत से पत्थर ओवर द डेकेड्स बनते रहे। फिर उनको ब्लैडर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फिर फ़िज़िकल जो टॉर्चर किया है तो बोन्स का डिफरेंट, अभी भी उनको जिस तरीके से रखा गया है ये भी समझ से बाहर है कि एक इंसान को एक जैसे कि गटर में रखा हुआ है,
5x7 फीट का एक डेथ सेल है, उसके इर्द गिर्द खाली कंपाउंड्स हैं। आपको पता है तिहाड़ जेल भी एकड़ों में है, और वो एक और ही दुनिया है जहाँ पे उनको रखा होता है प्रिजनर्स को। अल्लाह रिलीज़ करे जो इतने भी मासूम प्रिजनर्स हैं वहाँ, जो अपनी ज़िंदगियाँ उनकी गल रही हैं, और इनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और ओपन टॉयलेट है जिसके सामने वो सोते भी हैं, उठते भी हैं। इबादत पता नहीं कैसे वो कर सकते हैं, नापाक जगह हो जाती है। फिर वहीं पे उनको खाना दिया जाता है, फिर उनको 10 मिनट के लिए बाहर वॉक के लिए इजाज़त दी जाती है। एक जानवर को भी नहीं हम यूँ कर सकते, एक पेट भी रखा होता है तो उसका भी टाइम होता है, वॉक पे उसको लेके जाया जाता है। तो दुआइयाँ कभी देते हैं कभी नहीं देते। और फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अनसर्टनिटी है कि कसूर क्या है, गुनाह क्या है एक पॉलिटिकल लीडर का, और एक पीसफुल जो एक जर्नी पे इतनी बड़ी, और एक ऐसी स्ट्रगल जो कि यूएन ने जिस पे कितनी करारदादें पास की हुई, तो बहुत ही कर्ब में है वो वाकई में बहुत ही अजाब में है। और उनकी बचपन से जो कहानी है ज़िंदगी में, उन्होंने मौत से खेलते ही रहे हैं, और वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। मुझे तो कभी कभी मैं हैरान ही हो जाती हूँ उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि देखें उम्मीद भी हो तो उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि चैलेंज ही इतना बड़ा है। ना आपके पास कोई आर्मी है, ना डिफेंस सिस्टम है, ना आपकी दुनिया से कोई राब्ते हो सकते, ना आपके पास कोई पासपोर्ट है, ना आपके पास कोई सिक्योरिटी है मॉनेटरी। उस टाइम पे आपके जो कुछ भी है हर चीज़ को बंद कर देते हैं वो, ना फैमिली से कोई कांटेक्ट है, फिर ऊपर से मल्टीपल एलिमेंट्स हैं आपको। तो ऐसी एनवायरनमेंट में विल पावर ना टूटी जाए, तो ये एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है उनकी। जो ये ताकत है, इसको मैं ताकत कहूँ, मुदाफ़ियत कहूँ, एक आवाज़ कहूँ, आपको कितनी जला मिलती है उससे? वैसे मुझे ना उनकी एक जो रूहानी उनकी जो कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, ही इज़ अ मैन हु गोज़ इनटू डीप मेडिटेशन, जो मैंने उनका देखा है। और कम बात करते हैं, और बहुत दफ़ा उन्होंने चिल्ले भी काटे हुए हैं, मतलब कि दीज आर थिंग्स विच आर ऑफ द रिकॉर्ड। एंड क्योंकि उन्होंने मौत को इतनी दफ़ा करीब से देखा है, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो मतलब कोई और हो तो वो कहेगा एक दफ़ा सर्वाइव कर जाए, 2 दफ़ा ये तो इम्पॉसिबल है। और कितनी 30 ईयर्स हो गए हैं इसमें जो कंटिन्यूसली उनके साथ हो रहा है। मैं उनको जब भी उनके बारे में पढ़ती हूँ या उनके साथ जो वक्त गुजारा है, आई एम ऑलवेज इन ऑ, आई एम जस्ट लाइक अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ गिवन हिम। और फिर उनको देख के और भी रियलाइज़ होता है कि ईमान की ताकत क्या है। असल बात तो देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं, हम सब लोगों ने चले जाना है। तारिक साहब इतने लेजेंडरी एक सहाफ़ी थे, और उनका एक बहुत बड़ा नाम था, एक कंट्रीब्यूशन थी उनकी, स्पेशली कश्मीर कॉज के हवाले से और फॉरेन बीट पे, और बहुत ही हमारे साथ उनकी हाउ टेम्प्रेरी लाइफ इज़। हमारे सामने कितने लोग चले गए इस साल के अंदर। तो लाइफ का जो असल मकसद ही ये है कि हमारी कनेक्शन अल्लाह ताला से कितनी स्ट्रांग हो सकती है। एक तो ये सब कुछ हम विजिबली देख रहे हैं, ये चेयर है, ये कारपेट है, ये लाइट है, मगर इसके पीछे क्या है वो हम लोग उसके पीछे हमारी जुस्तजू, या हम अपने आप को वो वक्त नहीं देते कि हम अकेले में बैठें, हम अल्लाह ताला से कोई गुफ्तगू करें, या हम आगे की कोई गाइडेंस मांगें। और हम लोगों पीरों फ़कीरों के पास, जो बहुत से जेन्युइन भी होंगे, मगर इधर उधर हम लोग रहते हैं, तो हम अपने अंदर नहीं ढूंढते। तो यही स्ट्रेंथ मैंने उनके अंदर देखी है, यासीन के अंदर। उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई जादू टोना कुछ नहीं है, कोई ऐसी, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ये अंदर जो अल्लाह ताला से आपकी जो एक कमिटमेंट हो जाती है, तो वो फिर आपको आपकी लाइफ चाहे जितनी भी है, मगर वो उसके अंदर एक बहुत फोर्स आ जाती है। तो व्हेन एवर आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, बट मेरी वालदा जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ ये कराती हैं कि इतने बड़े मकसद पे उन्होंने कुर्बानी दिया, और वहाँ सारी कौम दे रही है। और आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप कश्मीरियों के बीच में एक ब्रिज बन सकती हैं, दुनिया तक उनकी आवाज़ लेके जाएं। तो ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है विदाउट एनी टाइटल। तो ये आपको ना इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप अपने आप को पावरफुली प्रेजेंट करेंगी और कॉन्फिडेंस से, चाहे अंदर से आप जितनी भी शैटर्ड हों,
तो आप अपने गोल में कामयाब हैं, क्योंकि अल्लाह के हाथ में है नतीजा। देखिए ना आपको पता है ना मुझे पता है कि कश्मीर ने कब आज़ाद होना है, मगर जो हमारा टाइम है या जो हमारा रोल अल्लाह ताला ने दिया है, या आपका प्रोफेशन है मीडिया या मेरा कोई और प्रोफेशन है, तो हम उसके थ्रू हम इंसानियत की सर्विस कर रहे हैं या उनका पैगाम पहुंचा रहे हैं लोगों का जो उनके साथ हो रहा है। तो आई थिंक ये भी एक सदका जारिया भी है, और उसके साथ साथ जो हमें अल्लाह ताला ने भेजा क्यों है दुनिया में, सिर्फ खाने पीने और कमाने के लिए तो नहीं भेजा, वो तो फिर इसलिए भेजा होता तो ये दुनिया क्यों बनती। तो ये टेस्ट है हमारे लिए, और इसको हम जितना कॉन्फिडेंस से हम डील करेंगे आई थिंक उतना ही हमारे लिए हमारी आखिरत भी संवरेगी और हमें यहाँ पे भी सुकून थोड़ा बहुत मिल जाएगा। एक सदका जारिया इख्तितामी मरहले में जाते हुए, ये कैमरा है और आप जानती हैं अभी आपने तारिक मलिक साहब की बात की, मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़ है, लोग सुनते हैं आपको, आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए। कोरोना की जो वबा है इस वक्त, उसकी हलाकत खेज़ी बहुत बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया मुतासिर है। तो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में मुतअद्दिद बार कोरोना के हवाले से बात कर चुका हूँ, आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए। देखिए मेरा यही मैसेज है सारी दुनिया में जो भी आपका चैनल इस वक्त सब्सक्राइब कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, कि टेक कोरोना सीरियसली। बहुत सी बीमारियां ओवर डेकेड्स आती रही नई से नई, कभी स्वाइन फ्लू था, कभी कोई और फ्लू था, कभी बर्ड फ्लू था, और इस दौर में उससे भी डेडलीस्ट जो है कोरोना है, जिसकी अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है जो कि इंसानी जानों को बचा सके। तो आप सब लोग कोशिश करें कि आप आपस में जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ हैं, जो भी शिकवे हैं, वो दूर करें, एक दूसरे को माफ़ करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, अपनी फ़िज़िकल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और अपनी खुराक चाहे वो बेशक आप कम लें, मगर आप कोशिश करें कि आप हेल्दी फूड्स खाएं, और उसके साथ साथ मेडिटेट करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस अज़ाब से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया से अपनी जान की बाजी हार गए हैं, उसमें तारिक साहब का बहुत दुख है हम सबको, और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कितना बड़ा लॉस हुआ है हम सब के लिए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे सहाफ़ी रह गए हैं जो कि पेटी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बड़ी एक थॉरो प्रोफेशनल थे, रिसर्च बेस्ड उनका काम होता था, और वो अपने काम में इतनी पैशन से वो काम करते थे कि उनके काम ने हमेशा उनको ज़िंदा रखना है, और कभी वो लड़ाई झगड़ों में बिलीव नहीं करते थे। उनकी लाइफ हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है अमियाना रफ़ी की, और सेटिस्फाइड रहने की, और अल्लाह का शुक्र अदा करने में। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हम सबको ये सब्र भी दे और हमें ये हौसला दे कि हम अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। और ख़्याल रखने में सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त सर्दी बहुत है, आप लोग गर्म कपड़े पहने, और अपनी डाइट जो है अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कोई गोश्त का यखनी बनाएं या कोई इस तरह का, तो आप एटलीस्ट सब्ज़ियों का जो सूप बना लें, घर में उबालें पानी के अंदर, और वो रोज़ आप अपनी फैमिलीज़ को दें। अपने आप को वार्म रखें और हाइड्रेटेड रखें, और अपना ख्याल रखें, और खुश रहें, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। इसी मैसेज के साथ मैं भी अपनी आखिरी बात कह दूं। कोरोना के हवाले से तो मिसाल मलिक साहिबा ने कह दिया, मेरे चंद लफ्ज़ कश्मीर के लिए हैं। अभी ये बोल रही थी और मैंने सुन रहा था, और मेरा मिजाज है मेरे इंटरव्यू में मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ, जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है वो बोलेगा, आप लोग उसको सुनना चाहते हैं। मैंने इनकी आवाज़ में कश्मीर को सुना है, और कश्मीर के लिए इनकी बातें बहुत जेन्युइन हैं, लेकिन उसमें से जो एक तकलीफ़ का पहलू मैंने देखा है यासीन साहब के बारे में, जब ये मुझे बता रही थी, तो आप यकीन कीजिए मैं इस वक्त कैमरे को देख रहा हूँ और अपने आंसू अंदर ही अंदर गिरा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि यासीन साहब हमेशा मज़बूत रहें, और बहुत जल्द जो सपना, जो ख्वाब उनकी आँखों में है, इनकी आँखों में है, वो शर्मिंदा ताबीर हो। और अब हमें ऐसी खबरें सुनने को ना मिलें कि एक बच्चा अपने नाना के सीने पे बैठ के, और वो नाना जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, आवाज़ हक बुलंद करे। हमें ऐसी खबरें सुनने को ना मिले
कि कश्मीर में दोबारा मौत सी खामोशी है, वहाँ पे चीखें हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि ऐसी खबरें अब हमें ना मिलें, हमें ऐसी भी खबर मिले कि कश्मीर आज़ादी की जानिब बढ़ रहा है, हमें ऐसी भी खबर मिले कि वो ख्वाब जो यासीन मलिक साहब, जो मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा की आंखों में है, वो शर्मिंदा ताबीर की जानिब बढ़ रहा है। तो इस दुआ के साथ ये इंटरव्यू इख्तिताम की जानिब बढ़ता है और आप सबसे वही मैसेज जो मिशाल मलिक साहिबा ने कहा, मैं भी वही कहूँगा, कोरोना को सीरियस लीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।